हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आपका 8 फरवरी 2026 को सीटेट का पेपर है और 2025 में सीटेट का एग्ज़ाम नहीं कराया गया था। तो मैं आपको जितने भी 2011 से लेकर के और अभी तक सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसी का सॉल्व पेपर है प्रीवियस ईयर, वो मैं आप सबको करा रही हूँ। कल इसी में मैंने पहला पेपर आपको सॉल्व कराया था, जून का जो पहली बार सीटेट का पेपर हुआ था। तो अगर आप ये पेपर देख लेंगे तो इससे आपको इस तरह का पता चल जाएगा कि जो पेपर होते थे, एक साल में 2 बार सीटेट जो हमारा था वो कंडक्ट कराता था एग्ज़ाम सीटेट का। तो इससे आप पेपर का स्तर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि कितने रिपीट हुए हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं जिसमें थोड़ा सा शब्दों को घुमा करके पूछा गया है। क्वेश्चन पर क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं। तो ये आपको इससे सहायता मिलेगी, एक बार आप ज़रूर देखिए ये वीडियो। तो चलिए आज करते हैं हम जो पेपर है वो 29 जनवरी 2012 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें पेपर 2 का आपका सीडीपी का देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में, दूसरा है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में, या तीसरा है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने में, चौथा है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने में। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा पहला, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में। दूसरा क्वेश्चन है विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा है प्रसव पूर्ण अवस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से, या फिर चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपका आंसर होगा दूसरा, प्रसव पूर्ण अवस्था से। तीसरा क्वेश्चन है बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है भाषिक बुद्धि और चौथा है आपका स्थानिक बुद्धि। तो आपका आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धि। चौथा क्वेश्चन है आपका अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह जो कथन है डैश किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ये कि प्रस्तावित सिद्धांत पे जो है वो आधारित पूछा है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, दूसरा है बुद्धि के वितरण, तीसरा है बुद्धि की वृद्धि और चौथा है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो आपका आंसर जो है वो दूसरा होगा कि बुद्धि के जो वितरण होते हैं, ये आपका आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है आपको सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे पहला ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता होती है, दूसरा ऑप्शन है उच्च नैतिक विकास होता है, तीसरा है समूह में द्वंद्व होता है, ये चौथा है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो आपका जो आंसर है वो चौथा होगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 6वां नंबर है कि जब आपका पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह डैश कहलाता है। तो 4 ऑप्शन में पहला है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या फिर चौथा है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। 7वां क्वेश्चन है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन क्या है अनिवार्य रूप से? पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक गतिविधि, दूसरा है मनोगतिक प्रक्रिया, तीसरा है मनोवैज्ञानिक परिघटना, चौथा है भावात्मक व्यवहार। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। पहला
व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से, दूसरा है मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा है व्यक्तिक रूप से, या फिर चौथा है समूहों में। तो आपका जो पहला है वो हो जाएगा आंसर, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों ही रूपों में जो है वो बच्चे सीखते हैं। अब हमारा नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। पहला ऑप्शन प्रत्यक्षण, दूसरा समायोजन, तीसरा समावेशन, चौथा स्कीमा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा समावेशन। 10वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। किसका बढ़ावा मिलता है? तो आप देखिए 4 ऑप्शन है। पुनर्वलन, दूसरा है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, तीसरा है व्यक्तिक भिन्नताओं, चौथा है शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। आपका 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए देख 11 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सृजनात्मकता से संबंधित है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो पहला है मॉडलिंग, दूसरा है अनुकरण, तीसरा अभिसारी चिंतन, चौथा है अपसारी से बहुविधि चिंतन भी कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अपसारी यानी कि बहुविधि चिंतन जिसे कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? व्यक्तिक, दूसरा आनुभाविक, तीसरा आंतरिक और चौथा हमारा है हुआ है। तो आप बताइए किस प्रकार से अभिप्रेरित है। आंसर आपके सामने है, तीसरा आंतरिक रूप से। 13वां क्वेश्चन है कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। पहला ऑप्शन है सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र जिसे कहते हैं, दूसरा है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, या तीसरा है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, या चौथा है सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। 14 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ये सब किसके लिए होता है? अब 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, चौथा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यालयों को प्रशिक्षित करने, तीसरा है विद्यालय का नाम रोशन करने, चौथा है अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो आपका जो है वो पहला हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जिस तरीके से सृजनात्मकता पे जो आधारित होते हैं ये पॉजिटिव में लिया जाएगा, तो आपका ये टैग वर्ड्स होते हैं जिनसे आप अपने आंसर को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं एक वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगी टैग वर्ड्स का, जिससे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उनके टैग वर्ड से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको क्वेश्चन देखना होगा कि पॉजिटिव पूछा गया है या फिर नेगेटिव पूछा गया है, तो इस तरीके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो पहला है आपका सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, दूसरा है मनोरंजन द्वारा अधिगम, तीसरा है भाषा निर्देशित अधिगम, चौथा है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो आंसर जो है आपका पहला हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, पहला ऑप्शन है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या फिर दूसरा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या फिर तीसरा है सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है।
चौथा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा दूसरा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। हमारे समावेशन जो समावेशी शिक्षा है इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप देख लीजिए 17 नंबर आप देखते हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि पहला ऑप्शन है वे शिक्षक को आराम देते हैं, दूसरा है वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या फिर तीसरा है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या फिर चौथा है कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने की संवर्धित करता है। तो 4 ऑप्शन में आपका आंसर होगा चौथा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो व्यावहारिकता पे आधारित होता है। इसमें जो पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या है कि आपको ये सोचना है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक बन चुका हूँ और हमें जो आंसर निकालना है तो हम बच्चे के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, बच्चे के लिए क्या अच्छा है, इस पे आधारित होना चाहिए। आपने एनसीएफ पढ़ा होगा या फिर एनसीएफ में आपको 1-2 वीडियो लेके आ जाऊंगी तो मैं बता दूंगी, उससे उसमें क्या क्या दिया है उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, उसी के अनुसार इसके आंसर होंगे। आपको अपने को टीचर समझना है और आपको बच्चे के लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना, तो बहुत आप इजीली निकाल लेंगे। तो अब 18 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, सहयोग की नैतिकता, दूसरा है नैतिक तर्कणा, या तीसरा है नैतिक यथार्थवाद, या चौथा है नैतिक दुविधा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, नैतिक तर्कणा। अब चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो पहला है भावात्मक क्षेत्र, दूसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या तीसरा संज्ञानात्मक क्षेत्र, या चौथा है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, भावात्मक क्षेत्र। 20वां नंबर देखते हैं कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने में अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। पहला है आपका दुश्चिंतता, दूसरा समाजीकरण, तीसरा है मूल्य द्वंद्व, या चौथा है आक्रामकता। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा दूसरा, समाजीकरण। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये भी देखिए समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। तो समावेशी शिक्षा जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। 4 ऑप्शन में पहला है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या फिर दूसरा है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, तीसरा है जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, चौथा है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे और बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो आंसर हो जाएगा आपको चौथा, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य विभिन्न योग्यताएं जो होती है स्थितियों को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को शामिल करती है। भाई हमारे लिए तो समावेशी शिक्षा में सबको समान रूप से शिक्षा देनी है ना, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो बच्चा। तो अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? पहला आँखों का रंग, दूसरा सामाजिक गतिविधि में भागीदारी, तीसरा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चौथा है चिंतन पैटर्न। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, आँखों का रंग। ये हमारा आनुवांशिकता पे आधारित होता है ना कि किसी के माता या पिता की आंखें भूरी हैं तो बच्चे की भी भूरी हो जाती हैं, किसी की
होती है ना लाइट ग्रीन कलर की, तो उसके बच्चे में आ जाता है कलर, तो ये आनुवंशिकता पे आधारित होते हैं। तो कुछ बीमारियां भी आनुवंशिक रूप से होती हैं, उसी प्रकार से आनुवंशिकता से संबंधित है आपका क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। पहला है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। दूसरा है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता। तीसरा है उनके ज्ञान की सीमा। या चौथा है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चौथा कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों द्वारा। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिक भिन्नता, दूसरा है अंतः संबंध, तीसरा है निरंतरता, या फिर चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला व्यक्तिक विभिन्नता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके इसमें। 4 ऑप्शन में पहला है पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा संस्कृति, तीसरा शिक्षा की गुणात्मकता, या चौथा है शारीरिक गठन। तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा शारीरिक गठन। अब हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 कह रहा है कि श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। तो पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ संप्रेरण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरा है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, तीसरा है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, चौथा है खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला दूसरों के साथ संप्रेरण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अब 27 नंबर देखते हैं। तो 27 नंबर हमारा है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सुनने, पढ़ने, बोलने, चौथा है बोलने व सुनने। तो देखिए जो इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं तो इससे भी आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें आपका डिसलेक्सिया दिया है, तो डिसलेक्सिया जो है वो हमारे पढ़ने का जो विकार होता है उससे संबंधित होती है। तो आपका दूसरा हो जाएगा पढ़ने से संबंधित। तो आप जो है ये भी ज़रूर पढ़ के जाएं। डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया जो है मैं एक जो है क्लास लेकर के आऊँगी जिसमें आपका जो है वो डिसेबिलिटीज़ होंगी जो आज तक पूछी गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा आपको ट्रिक के द्वारा समझाऊंगी जिससे आपको जो सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो याद हो जाती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब पहला है बार बार उनकी परीक्षा होगी, दूसरा है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे या जुड़ते हैं, तीसरा उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, चौथा है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आपका आंसर होगा दूसरा कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, ये आंसर होगा। और 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। तो 4 ऑप्शन है लैंगिक समानता, दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व, तीसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह, चौथा है लैंगिक संवेदनशीलता। तो आंसर जो है आपका वो तीसरा हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से जो है हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बचती हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो जीन पियाजे पर से संबंधित है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पहला है आपका मूल संक्रियात्मक चरण, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण, या चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो देखिए ये आपके जो हैं वो 300 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको
पता है। जो नए बच्चे हैं वो भी जानना है, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो वो तो अच्छे से जानते होंगे। सीडीपी में जो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपके 30 क्वेश्चन जो हैं वो सीडीपी के आते हैं और 30 आपके हिंदी के आते हैं। अगर 30 आपकी लैंग्वेज 2 में जो है, लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में आपका संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू होता है, उसमें भी 30 आते हैं। बाकी 60 नंबर जो हैं आपके वो आपका जो अगर एसएसटी के हैं तो आपका एसएसटी से संबंधित होगा। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उससे संबंधित होते हैं। तो ये था आपका जनवरी 2012 का पेपर 2 सीडीपी का। अब इसके बाद मिलते हैं एक अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।